एकम ब्रह्मम हिंदू धर्म में कहा जाता है, इनका एकम ओमकारा सिख में कहा जाता है, एकम अरम जैन में कहा जाता है। वालेकुम सलाम। 4 नाइट्स में कार में सोता था और 3 नाइट्स में बेड पे सोता था। वो भी हम, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकें या उसकी कोई सोच थी। और व्यापार का मौका जीवन में जो चांस होता है वो हमेशा नहीं मिलता, जिस समय पे मिले उस समय पे आपको उसको ग्रैब करना होता है। कि देयर वाज नथिंग टू लूज। किसी ने जानबूझ के कहा कि मार्जिन ही कितना है, 2%, तो हमें उसको नॉलेज के तौर पर लिया कि 2% मार्जिन है, तो हमें लगा कि 100 रुपये की चीज़ को 102 में बेच देना चाहिए। और ये रिस्क लेना, क्या क्या सोच चल रही थी आपके दिमाग में? तो हमने सोचा आसमान में तो होंगे ना ये सिग्नल। तो मैंने क्या किया, एक SMS डाला और SMS डाल के मोबाइल से और उसको हवा में उछाला और कैच कर लिया। और मैंने देखा कि वो SMS तो सेंड हो गया और इसी दौरान 2 SMS आ गए। एकम्स जाना जाता है अपनी रिसर्च के लिए भी, नॉट जस्ट क्वालिटी सिस्टम। उस पर भी आपका फोकस बहुत शुरुआत से ही था जी। उसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, फार्मा में 2 ही चीज़ें हैं, 1 इज़ क्वालिटी सिस्टम, 1 इज़ प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी। तो जब शुरू में हम बहुत ही कम प्रोडक्ट्स पे काम कर पा रहे थे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। इसी दौरान ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी अपने डेवलपमेंट पे था, फार्मा इंडस्ट्री अपने पीक पे जा रही थी और एक थॉट था क्वालिटी प्रोडक्ट का, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स का। हमने ट्रेडर के तौर पे काम किया है। हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ, सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है। हमारा केमिस्ट के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है क्योंकि होलसेल शॉप पे या तो डॉक्टर्स आते थे, डॉक्टर्स या फिर आपके केमिस्ट आते थे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंटरेक्शन रहा वो बिल्कुल एंड कंज्यूमर तक रहा। देखिए, यहाँ पे पेशेंट एंड कंज्यूमर नहीं है क्योंकि पेशेंट एंड कंज्यूमर होने के बावजूद भी उसकी चॉइस नहीं है मेडिसिन पे। मेडिसिन की चॉइस या तो रिटेलर तय करता है या फिर डॉक्टर तय करता है। तो डॉक्टर तय करता है मोस्टली, और अगर वो पेशेंट कभी डायरेक्ट रिटेलर के पास पहुंच जाते तो रिटेलर तय करता है। तो बेसिकली आपकी कंपनी एक B2B कंपनी है जिसको हम बिजनेस लैंग्वेज में बोलेंगे। बिल्कुल, हम B2B ही हैं। तो आपके पास करीब 400 साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और करीब 4 R&D यूनिट्स में ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये फोकस के पीछे क्या दिमाग था आपका? देखिए, फार्मा इंडस्ट्री जो है इट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च। आप पेशेंट को जो मेडिसिन मिलती है, अगर आप उसकी गहराई को समझें, एक सिंगल टैबलेट के बारे में अगर हम चर्चा करके देखें तो एक टैबलेट दिखने में वो एक टैबलेट होती है, उस पर लिखा होगा 500 mg ऑफ से 650 mg ऑफ पैरासीटामोल। वो दिखने में लगता है कि दवाई तो सब में सेम है। बहुत से लोग इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि जी दवाई तो सब में 650 mg होती है, या कोई ड्रग है तो 500 mg है या 250 mg, जो भी कुछ है वो उतनी होती है। तो फ़र्क क्या है, क्यों प्राइस ज़्यादा होती है? ये टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। वो आप जब टैबलेट को लेते हैं हाथ में तो आपके हाथ में मेल्ट तो नहीं हो जाएगी वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर पाउडर आ जाएगा आपके हाथ पे। जब आप उसको जीभ पे रखेंगे और पानी पिएंगे और जीभ पे ही वो घुल गई तो आपकी जीभ कड़वी हो जाएगी, आपको बैड स्मेल आनी शुरू हो सकती है। मेडिसिन में कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको प्लेजेंट स्मेल मिले। मेडिसिन ड्रग दवाइयाँ कड़वी ही होती हैं जी। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर बिटर, ऑफ कोर्स बिटर भी हो सकती है, सॉर भी हो सकती हैं, उसमें एक बैड स्मेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो एक ऐसा केमिकल या ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे शरीर को अंदर रिक्वायर्ड है। और भगवान ने बनाया भी कुछ ऐसा है ना कि जो आपको प्लेजेंट चीज़ें मिले वो आप खाइए। तो मेडिसिन तो कभी इमरजेंसी में खानी होती है। तो हमारी ज़रूरत है कि वो मेडिसिन आपके गले तक एटलीस्ट साफ़ सुथरी जाए, वहाँ तक अपना टेस्ट ना छोड़े, अपनी स्मेल ना छोड़े। ये रिसर्च का पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट है कि वो जितना जल्दी हो सके उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो जाए, ताकि स्टमक में जाते ही वो अगर डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, वो पाउडर फॉर्म में नहीं जाएगी, तो वो अपना काम शुरू नहीं करेगी या फिर वो घुलना शुरू नहीं करेगी। डिसइंटीग्रेट होना घुलना नहीं है। उसके बाद है बॉडी में एब्जॉर्बेंस, कि बॉडी में वो कितने समय में एब्जॉर्ब करेगी, वो जाके टेक्नोलॉजी पूरी होगी। हर टैबलेट 650 mg अगर लिखा है तो 650 mg हो या उसकी प्लस माइनस 1 और 2% हो। कॉस्मेटिक्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में भले ही थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा अलाउ किया जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, टेस्टिंग के पैरामीटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कुछ एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, लेकिन वो सब चीज़ें देखनी है। ये हुआ एक सिंपल टैबलेट का। लेकिन आज के दिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम ख़ास तौर पे बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जहाँ पे लोग 4-4, 5-5 गोलियाँ लेना पसंद नहीं करते, तो उनको चाहिए सिंगल टैबलेट। वो उतना भूल जाते हैं जी 4 टैबलेट लूँगा, दवाई लूँगा। दवाई, पहली बात तो ये कि वो मेडिसिन सभी लेने की कोशिश में ही है कि भाई हमें मेडिसिन लेनी है या तुलसी वाली चाय से काम चलाना है। तो 4 को 1 में कन्वर्ट करना है।
यानी कि 4 ड्रग्स मिक्स टुगेदर में अब इशू आ सकता है कि वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हों, रिएक्ट कर जाएं और वो टैबलेट जब तक पेशेंट के पास पहुंचे वो उतना काम ना करे। तो दूसरा हुआ कि सिंगल टैबलेट ए डे, जिससे कि पूरे दिन आपने, पहले होता था, आपने सुना होगा, ध्यान भी होगा कि 4-4 घंटे में डॉक्टर दवाई बताते थे। आजकल बताएं सुबह दोपहर खा लो या फिर ओनली एक दिन में एक बार खा लो। बहुत सारी मेडिसिन आपको एक दिन में एक बार देते हैं। एक्चुअली ये शिफ्ट हुआ, हम लोगों ने रियलाइज भी नहीं किया। उसके पीछे है सस्टेन रिलीज, इमीडिएट रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज। तो अब वो रिलीज प्रोफाइल सेट करते हैं प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट आपने ले लिया और वो धीरे 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 ऑल अराउंड द डे रिलीज हो रहा है। आपको मेडिसिन पूरे दिन मिल रही है। आपने ज़रूर एक बार में स्वेलो की है, लेकिन वो धीरे 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 पूरे दिन तक आपको मिल रही है। फिर हो गया सिरप्स हैं, बच्चों को पीने होते हैं। अगर आप पुराना याद करेंगे, बच्चों को नाक बंद करके ज़बरदस्ती में सिरप पिलाए जाते थे, लेकिन आजकल बच्चों से बचा के रखने पड़ते हैं वही दवाइयाँ क्योंकि वो प्लेजेंट होती हैं, वो टेस्ट वाली होती है। तो टेस्ट मास्किंग के ड्रग को इस कदर कोट कर दिया गया है कि बच्चा जब अपने आप से पीता है तो उसको बहुत प्लेजेंटली पी लेता है वो। अब वो कड़वी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं रह गई हैं, कुछ जगह पे रिसर्च बाकी है, बहुत कम बाकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक लेवल तक इस रिसर्च पे आ गए हैं कि अब वो टेस्ट मास्किंग सिरप होते हैं। क्रोसिन इज़ डेफिनेटली टेस्टी, क्योंकि मेरी 9 साल की बेटी उसको पिंक कलर की और टेस्टी बोलकर वो पी लेती है। तो बच्चों को या बड़ों को टेस्ट चाहिए, उनको खुशबू चाहिए। आप कुछ जैसे लाइक फिश ऑयल की बात करें, अब फिश ऑयल अगर आप स्वेलो करेंगे आपको अलग किस्म की स्मेल महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको क्या किया जाए जिससे कि वो स्मेल ना आए? टेक्नोलॉजी पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है आपका सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन उस पर क्या किया जाए कि जिससे वो स्मेल आपको वापस बब्स के फॉर्म में बाहर नहीं निकल के आए, तो वो सब टेक्नोलॉजी है। फिर मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से बेहतर कैसे है, ये सब की थॉट है। तो रिसर्च जो है उन सब चीज़ों में है। इजी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा मैटर है कि कितनी जल्दी बॉडी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा, या जो टारगेटेड एरिया है वहाँ तक वो मेडिसिन अपना काम कब शुरू करेगी, कितने बजे शुरू करेगी, कितने घंटे में शुरू करेगी। रिसर्च का अगर हम बेस कहें तो वो ये है। फिर आता है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सी मेडिसिन बहुत पहले आ गई, वो पेटेंट्स होते हैं। इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट्स नहीं आ पाते और पास में आ भी नहीं पाते थे। क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि कंपनीज़ जो खुद को मार्केट करती थी उन प्रोडक्ट्स को, तो उनको लगता था कि इस प्रोडक्ट पे मैं फ्यू करोड्स ऑफ रुपीज़ को स्पेंड करूं तो क्या वो मेरे को वर्थ पेइंग होंगे, वर्थ स्पेंडिंग होंगे, क्योंकि वो सिंगल मार्केट के भरोसे पे रहते थे। अब जब हमारे साथ लगभग सभी क्लाइंट्स जुड़ गए तो हमको वो उसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं अगर हम, तो हमें मालूम है कि डे 1 पे 10 क्लाइंट हमारे साथ होंगे। तो 10 क्लाइंट्स के सिंगल अलग अलग अपनी मार्केट जो हैं वो अपना अपना काम शुरू करेंगी। तो उसकी वजह से वो जो कॉस्ट है हमारे लिए उसको चार्ज करना आसान हो जाता है, यानी कि उसको वापस रिकवर करना आसान हो जाता है। तो एक हमारे को फाइनेंशियल थॉट से हुआ। पर क्या ये एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है कि 4 या 10 कॉम्पिटिटर जैसे आप बता रहे हैं वो एक जगह अगर अपनी मेडिसिन मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? देखिए, ये पुरानी चीज़ें हो गई। एक्चुअली आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो आज के सिनेरियो में है हर चीज़ का एक्सपर्टाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक अलग फील्ड हो गई है, रिसर्च अपने आप में एक अलग फील्ड हो गई है, और मार्केटिंग अपने आप में एक अलग फील्ड हो गई है। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आप इन अ वे कह सकते हो कि भी अगर ब्रांड लीडर 1, ब्रांड लीडर 2 और ब्रांड लीडर 3 अगर एक प्रोडक्ट को एक ही जगह से बनवा रहे हैं और वो मार्केट में अपने अपने हिसाब से उसको मार्केट कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से प्लेस कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से उसकी यूएसपी बता रहे हैं, लेकिन आज हर एक कंपनी के पास अपनी एक क्लाइंटेज है, अपना एक रेपुटेशन है, अपनी कमिटमेंट की वैल्यूज़ हैं। वो बातें सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ वो प्रोडक्ट जिस प्रकार से जाना है वो समझा जाता है। तो वो अपने अपने मार्केट प्लेस में अपना अपना काम करते हैं। और दूसरी बात, किसी भी एक सिंगल कंपनी के द्वारा पूरी कंट्री में ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ वो इतना आसान नहीं है। तो वो सब लोग जानते भी हैं इस बात को, तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वाली बात नहीं आ पाती। तो आगे बढ़ते हुए 2004 से जो आपने एक शुरुआत की थी
एक कहते हैं ना माइलस्टोन या मील का पत्थर बोलते हैं कि हमने पहले 1000 करोड़ का बिजनेस किया, उस लैंडमार्क तक आते हुए आपको कितना वक्त लगा और क्या उस अचीवमेंट पर आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, जब हमने 100 करोड़ किया तो वही हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि वो हमारा लाइफ टाइम गोल था। हालांकि उस समय तक जब हमने 100 करोड़ किया तो हम अपने हॉराइजन्स को समझ चुके थे कि हम एक छोटे से काम के लिए नहीं बने हैं, हम एक बड़े काम के लिए बने हैं, मासेस को सर्व करने के लिए बने हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बने हैं। तो जब हमारा गोल एक्चुअली टर्नओवर नहीं, हमारा गोल बन गया था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिसिन पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हों और वो फ्लरिश हों। तो वो थॉट उस समय पे वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो उसके बाद हमारा टारगेट जो है फैमिली का, वो बिज़नेस ग्रोथ किस वजह से है, वो इस वजह से नहीं है कि टर्नओवर बढ़नी चाहिए, ये इस वजह से है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दवाई पहुँचनी चाहिए। तो जब देखा कि 1000 लोग एम्प्लॉय हो गए तो वो बड़ी खुशी थी। जब पता लगा कि ये आंकड़ा 2000 हो गया तो ये और बड़ी खुशी थी। जब वो 5000 हो गया तो वो और बड़ी खुशी थी। जब 10,000 हो गया तो और बड़ी खुशी थी। तो इस प्रकार, और जब देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने गाड़ी ली है, और गाड़ी का मतलब बाइक, किसी ने कहा कि हमने घर लिया है और उसने फ्लैट लिया, और बाद में किसी ने कहा गाड़ी ली है उसका मतलब एक्चुअली कार था, फिर उसने कहा जी मैंने ये वाला मॉडल नहीं वो वाला मॉडल लिया है। तो वो जो खुशी है ना, वो खुशी शायद वो टर्नओवर को देख के नहीं आती जितनी खुशी उस बात को देख के आती है। तो आज आपके पास यहाँ एकम्स में ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं आप, और 15-16 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास तकरीबन जी, और 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जी। तो एक अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि अभी करने को बहुत कुछ बाकी है तो इसलिए जो अभी ध्यान जो है वो इस बात पे नहीं है कि अभी क्या कर लिया, इस बात पे ज़्यादा ध्यान है कि क्या और करना है। आई थिंक ये सोच अपने आप में बहुत लोगों को इंस्पायर करनी चाहिए कि लेट्स नॉट स्टॉप एट वन माइलस्टोन, अभी तो बहुत सारे मुकाम हमें हासिल करने हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल जैसे एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी वो है, जो कहते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस है, लोग भी समझ रहे हैं कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। आप भी ये फार्मा इंडस्ट्री में नोटिस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, फार्मा इंडस्ट्री में नोटिस ही नहीं कर रहे, हम लोग काफ़ी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स इसमें कोई शक नहीं है बेस्ट होते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें इन योर डेली लाइफस्टाइल। हमें डिसाइड करना है हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या वो वास्तव में आवश्यक है, तो शायद हमें नेचुरल प्रोडक्ट से काम चल जाएगा। लेकिन आज इस भाग दौड़ में, इतने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, ये हवा का पोल्यूशन ले लो, ये वाटर का पोल्यूशन ले लो, हमको ऑर्गेनिक फूड ढूंढना आज इतना आसान नहीं है, पेस्टिसाइड भयंकर यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स पे नहीं हो सकती। नेचुरल लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें आज के सिनेरियो को समझना होगा। क्या हम खेतों में रहने को तैयार हैं? क्या हम बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री वाले एनवायरनमेंट में रह के और किसी भी पैक्ड फूड को अवॉइड करने को तैयार हैं? अगर हम अवॉइड करने को भी तैयार हैं तो पोल्यूशन जान नहीं छोड़ता है हम लोगों की। मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में पहुँच भी जाएंगे, और अगर सभी लोग ऐसे हो जाएंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। और होता अगर आज से 400 साल पहले, 200 साल पहले हमने इस बात को ज़्यादा फोकस कर लिया होता, और हम इस कदर जो हमने अपनी मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है, तो शायद हम उससे बेहतर स्थिति में होते। लेकिन आज हमको ये जानकारी है और हमें इस बात का एहसास है कि जो लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट किया है, भाग दौड़ वाला किया है, चारों तरफ साउंड वाला किया है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना हमने चूज़ किया है। हम कार से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से वापस कार से आएंगे, और उसके बाद ट्रेडमिल करेंगे। लेकिन मजबूरी है। बात यह है कि क्या हमारे पास वैसे गार्डन्स हैं? क्या उतने ज़्यादा वॉकवेज अवेलेबल हैं? नहीं अवेलेबल है। और अगर हम जा भी रहे हैं, दौड़ के भी जा रहे हैं अगर अपने ऑफिस, तो हम क्या उतने पॉल्यूशन को अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हम उसी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह पाएंगे? नहीं।
तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखें तो आज के दिन का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या है? आज का सॉल्यूशन है कि आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा पानी का, आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। जब आपने फूड में ले लिया तो उसको काटना भी तो पड़ेगा ना कहीं। तो इतने शानदार पारी के बाद अब आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स भी वही हैं कि हमें बिज़नेस को आगे ग्रो करते रहना है, और बिज़नेस को ग्रो करने का पर्पज़ अगेन वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिसिन हम दुनिया के हर कोने पे पहुंचा सकें। आज हम को इस बात का बहुत ही सुखद एहसास है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी शॉप पे चले जाएंगे, उनके शेल्फ में एकम्स के प्रोडक्ट्स ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इस दायरे को अब हम बढ़ाएं, क्यों ना हम इसको एशिया तक समझें, उसके बाद हम और कंट्रीज़ के बारे में सोचें कि कोई एक ऐसे दिन की तलाश जहाँ पे कि वर्ल्ड के हर रिटेलर के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा ज़रूर हो जो एकम्स के द्वारा बनाया गया हो। ये हुआ बिज़नेस को लेके। उसके अलावा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स को लेके देखें कि जहाँ भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि आज पब्लिक को अवेलेबल नहीं हैं, बहुत जब हम पेटेंट फाइल करते हैं, हमारी बात नहीं कर रहा मैं, जो मल्टीनेशनल जब नया प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड लेके आते हैं, और बहुत सारी रेयर डिजीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि मेडिसिन बहुत लैक्स में क्या करोड़्स में चली जाती हैं, और वो इंडियन पॉपुलेशन को, एशियन पॉपुलेशन को या डेवलपिंग पॉपुलेशन को वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उतना पैसा वो लोग खर्च ही नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि वो अगर उन पेटेंट्स को जैसे ही एक्सपायर हों तो इमीडिएटली उस तरह की चीज़ें हम अपने इंडियन पेशेंट्स को या अपने जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको वो मेडिसिन अवेलेबल करा पाएँ एट वेरी लो प्राइस। सबसे पहला तो थॉट हमारा ये है। दूसरा है कि इसको करेंगे कैसे। वन इज़ बाय एस्टेब्लिशिंग मोर R&Ds, या फिर R&Ds के लिए ज़रूरी नहीं कि हम नंबर्स ही हमेशा बढ़ाएं, हमें उन्हीं R&Ds को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना है। कंसोलिडेशन की तरफ भी जाना है, तो ज़रूरी नहीं कि 5वां R&D खोलें, उस 4 में ही कितना अच्छा और कितना बड़ा काम कर पाएँ उसके ऊपर काम करना है। फिर दूसरी बात आती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल के और साइंटिस्ट डेवलप करना और लेके आना। फिर हम कुछ अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को एनहांस करने में लगे हैं। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि इंजेक्टेबल्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो हम एक इंजेक्टेबल का प्लांट अभी बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं, जो कि अभी एस्टेब्लिशमेंट में है और बहुत जल्दी वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके अलावा हमने डोसेस फॉर्म्स में देखा, नेचुरल प्रोडक्ट्स की आपने बात की, तो लाइक गमीज़, जो कि चुएबल गमीज़ हैं, तो बच्चों को मेडिसिन को लेने के बदले में अगर चुएबल गमीज़ हो, क्योंकि जब लाइफस्टाइल की बात आती है, टॉनिक्स की बात आती है, तो वो कैप्सूल फॉर्म में लेने में कभी कभार लगता है एज इफ़ आई एम टेकिंग ए मेडिसिन, तो वो मेडिसिन नहीं, उसको टॉफ़ी दिखे और वो अपना टॉनिक पूरा कर ले। जो अब हम लोग आज धूप में नहीं घूमते, हमारे को विटामिन डी की शॉर्टेज है, बहुत सारी विटामिन की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा कर रहा है। हम लोग जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, सही समय पे सही तरीके से खाना नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे, तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस है। हम कॉस्मेटिक्स में भी हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स में नहीं है, ट्रू कॉस्मेटिक्स में नहीं, हम कॉस्मेस्यूटिकल्स में हैं। ऐसा कोई कॉस्मेटिक जो कि फार्मास्यूटिकल वैल्यू रखता हो, कोई ना कोई थेरापेटिक वैल्यू उसमें ज़रूर हो, तो उस प्रकार के शैम्पूज़ हो गए, उस प्रकार की क्रीम्स हो गई, वो सब चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि और ज़्यादा आगे लेके आएँ। मेडिसिन को कितना ईजी करें टू कंज्यूम, पैलेटेबल करें। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अभी भी रह गए हैं कि जो उतने टेस्टी नहीं हैं, उतने ज़्यादा ईजी टू इनटेक नहीं हैं, उस पर हमारा बहुत काम हो रहा है। बहुत सारी टैबलेट, बड़ी बड़ी टैबलेट दिखाई देती हैं, तो उस पर एक्सीपेंट का लोड होता है, जो एडिशनल एडिटिव्स हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को सॉल्यूबल बनाने के लिए, बॉडी में एब्जॉर्बेंस बनाने के लिए पहले ऐसे प्रोडक्ट्स चलते थे। बाद में शायद लोगों ने उतना काम नहीं किया, तो हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं कि उसका वे कम कर सकें। अगर वो 1 ग्राम की गोली है तो वो कैसे 700 mg पे आ जाए, जिससे कि उसकी थेरेपेटिक वैल्यू बढ़े और पेशेंट को इजी हो जाए, इजी टू कैरी हो, इजी टू स्वेलो हो, उसको बड़ी टैबलेट में जो दिक्कत आती है वो ना आए। तो इस टाइप की रिसर्च पे भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आप 2 भाइयों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था जी, और इसको एक मुकाम पर लेकर आए हैं, और ऐसा कहते हैं अक्सर कि एंटरप्रेन्योर के बच्चे एंटरप्रेन्योर ही बनते हैं। तो क्या अगली पीढ़ी में भी वही इंटरेस्ट है? इसमें अगर हम कहें कि इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स के बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, ऐसा हम उनको मोटिवेट ज़रूर करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। हमारी फैमिली में हमने ये थॉट ही रखा कि बच्चों को ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ पे लेके नहीं जाएंगे, उनको हम एडवाइस करते हैं, उनको हम समझाते हैं, या उनके सामने जो माहौल है उसको क्लियर करते हैं कि इस माहौल में हम कितने पैशन के साथ लगे हुए हैं।
कितने लोगों को नौकरी का माध्यम बन पा रहे हैं हम, कितने लोगों को एक अच्छी दवाई पहुंचे उसका हम माध्यम बन पा रहे हैं, और हम इसको एज ए कस्टोडियन समझ के चलते हैं। फैमिली में एक कल्चर है कि एज इफ़ वी आर द कस्टोडियन ऑफ द बिजनेस, वी आर नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस। और फैमिली को भी, बच्चों को भी यही सोच के लाने की कोशिश में है कि अगर आपके मन में है कि जी हमारे फादर के पास इतना कुछ है और हम उसमें आ जाएं, तो बेटर है कि आप बाहर रहें। और अगर आपको लगता है कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एज ए कस्टोडियन ऑफ द बिजनेस, जहाँ पे कि आपकी जिम्मेदारी है कि उस बिज़नेस को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स पहुँचाएं और उस बिज़नेस को आज से बेहतर करके उससे अगली जनरेशन पे लेके जाएं। तो हमारे बड़े भाई साहब की बेटी है आरुषि जैन, उसने ज्वाइन कर लिया है। शी इज़ CA, CS भी उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट है और वो बिज़नेस में लगभग पिछले 4 साल से हैं, बिज़नेस को ग्रो कर रही हैं। ग्रोथ के ऊपर फोकस है उनका, नई टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजीज़ पे उनका फोकस है। कैसे हम कम मेहनत से या सॉफ्ट टूल्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि आजकल के बच्चे इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पारंगत हैं, जानकार हैं, तो उस चीज़ों पे उनका फोकस है। कैसे ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़े, उस तरह के। हमारे बेटे ने ज्वाइन किया है जो कि मार्केटिंग बिजनेस को देख रहा है, उसका नाम कनिष्क जैन है। वो बॉम्बे में बैठते हैं, बॉम्बे में हमारा मार्केटिंग बिजनेस है, तो उनके ऊपर उसका फोकस है कि मार्केटिंग बिजनेस को हम कैसे ग्रो करें। तो इस तरह के थॉट के साथ 2 बच्चे आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पढ़ने के बाद में इस बिज़नेस को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। लेकिन कंपल्शन हम कभी नहीं डालेंगे। अभी तक ऐसा दिखाई देता है कि यस, सभी बच्चे इसी बिज़नेस में आना चाहेंगे और उसी थॉट के साथ आना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज इफ़ दे आर कस्टोडियन ऑफ द बिज़नेस। तो इस जर्नी में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ गलतियां भी करते हैं, हम कुछ सीखते भी हैं। कोई ऐसा मोमेंट आपको ध्यान है अपनी जर्नी में जहाँ पर अच्छा ये मिस्टेक हो गई, चलो इसको ठीक करते हैं? क्योंकि अक्सर इंसान गलतियों से सीखता है। तो कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है आपको? किस्से ऐसे बहुत सारे होंगे जहाँ पे हमने गलतियों से सीखा है, और या फिर हम कहें कि हम हर रोज़ गलतियाँ करते हैं और हर रोज़ ही सीखते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम गलतियों से सीखने को तैयार हैं तो हमारा आगे बढ़ना तय है, और अगर हम गलतियों को जिद के तौर पर ले लेंगे कि भाई नहीं हम ही ठीक हैं, तो वो नुकसान हो जाता है। हम अगर देखें कि हमने कहाँ गलतियाँ की, तो कभी हमने टाइम मैनेजमेंट में गलती की। अगर हमें जो काम 6 महीने में कंप्लीट करना था तो शायद 6.5 महीने लग गए, 7 महीने लग गए। शायद उस दौरान क्लाइंट हमारे साथ इतना इंतजार नहीं करना चाहता था, तो अगली बार का ध्यान में आया कि अपनी वैल्यू है, अपनी कमिटमेंट की वैल्यू है। अगर जो काम 6 महीने में होना है तो 6 महीने में होना है, और अगर नहीं होना है 7 महीने में हो सकता है, तो क्लाइंट के पास वो इन्फॉर्मेशन 7 महीने की ही होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, अगर प्रोडक्ट को बनाने में 45 दिन लगने हैं, तो सिर्फ ग्रैब करने के लिए आप उसको 40 दिन बोल दें, ऐसा नहीं करना है। आपको 45 के 50 बोलने, ताकि वो 50 पे आपकी कमिटमेंट हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। तो ये थॉट होता है। कभी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उस समय पे लगता है कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उसको हम लॉन्च करते हैं, लेकिन उसी दौरान लगता है कि इस प्रोडक्ट में और कुछ किया जा सकता है, तो वो और किया जाता है। इसको हम गलतियों के तौर पर ना लें, हम इसको लें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के तौर पर। जो हम आज करते हैं उससे बेहतर करने का स्कोप हमेशा ही लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाला है, और वही आज तक होता आया है। सही मायने में तो बात ये है। और जो फ्यूचर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कोई अपनी कुछ एक स्टार्ट करना चाहते हैं, आजकल एक जज्बा भी बहुत है इंडिया में कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारे बहुत सारे, सबसे पहले मैं आपको किसी और दूसरी दिशा से शुरू करता हूँ। बहुत सारे हमारे पास जो स्टाफ एज ए ट्रेनी लगे थे, एज एन असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किए थे, आज वो लीडिंग रोल पर हैं और दे आर बीइंग ट्रीटेड एज ए वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि भले उन्होंने वहीं से शुरू किया, वहीं पे डेवलप हुए, और वो आज प्लांट हेड हो गए, कोई साइट हेड हो गया, कोई डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, और आज इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा नाम है, बड़े रिस्पेक्ट है, और वो हर तरह के ऑडिट्स को क्वालिफाई करते हैं, हर तरह के क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। उस लेवल पे वो पहुँचे। बहुत से स्टाफ के अंदर एक पैशन आया कि हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाएं, तो हमने कभी उनको ऐसा नहीं कहा कि आपको अपने बच्चों को हमेशा एम्प्लॉयमेंट ही ज़रूरी है। तो जब भी चर्चा होती है तो उनको ये बताते हैं कि आप कोशिश कीजिए, अगर वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं तो उनको एंटरप्रेन्योर बनाइए। हम में से कुछ लोग हमारे यहाँ से निकले हुए, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ
बहुत सवार हुआ, ऐसा ही वर्ड बोला कि जी मेरे को कुछ बिजनेस करना है। तो हमने कहा करो, मुझे सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट जरूर मिलेगी, लेकिन इस भरोसे पे करोगे तो कभी नहीं चलेगा। उन्होंने, किसी ने पैकेजिंग का काम शुरू किया, किसी ने कोई छोटा सा सर्विस का काम शुरू किया, मतलब कुछ अलग तरह के वेंडर्स बनते चले गए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे वेंडर्स जो कभी एम्प्लॉय रहे वो बन गए, आज वेंडर बन गए और वो आज एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ध्यान है कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ पेंटर होता था, उसने आज वो बिल्डर हो गया। वो खुद से पेंट करता था। उस समय पे हमारे पास भी बहुत काम नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट देखनी होती थी, तो हमारा उनसे इंटरेक्शन होता था। उसका नाम था बशीर अहमद। बाद में वो मेरे से कुछ 8-10 साल बाद मिले, जी मैं तो अब बिल्डर हो गया हूँ और मैं 4-5 करोड़ का 10 करोड़ का काम कर सकता हूँ। 2 साल बाद उसने कहा जी मैं सरपंच हो गया हूँ अपने एरिया का। तो बड़ा मतलब एक जो अच्छा फील आता है वो आया। मुझे ध्यान है कि प्लांट 1 में जो हमारा सबसे पहला प्लांट था जो 2004 में हमने लगाया, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र था जो हमारे बिल्डर जो हमने अपॉइंट किया था उसका, क्योंकि वो सब चीज़ें, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं था तो हम सब कुछ डायरेक्टली फोकस करते थे और डायरेक्टली देखते थे, तो सुपरवाइज़र से भी हमारा मिलना जुलना होता था। उनका नाम है मिस्टर पुंडीर। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरा जो बॉस है वो मुझे बहुत प्रेशर करता है और मुझे वो कहते कि जी सब काम आपको करना है, बस मैं तो खाली मज़े लूटूंगा। मतलब ऐसा उसको लगता था कि भी वो तो मतलब बस पैसा उनका लग गया तो सब मुझे, मजदूर भी मुझे ढूंढ के लाना है, सामान भी मुझे खरीदना है, सब काम तो मुझे करना है। तो मैंने कहा कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप तो एक तरह से खुद बिल्डर बनने के या कॉन्ट्रैक्टर बनने की राह पे चल पड़े हो, आपको तो सारा काम आ जाएगा, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वो करीब 2.5 साल पहले मुझसे मिले, 3 साल 4 साल पहले एक बार मिले कि जी मैं एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्टर हो गया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनके मन में आया और उन्होंने मुझे वो वाली बात याद आई। मुझे तो अब उस समय पे हमने कभी कह दी तो कह दी, ऐसा हमारे मन में कोई विचार नहीं था। तो उन्होंने कहा जी आज ये हो गया है और मैं, आपने कहा था और आज मैं एक अच्छा खासा बिल्डर हो गया हूँ। फिर 2 साल पहले आए कि मुझे अब लगता है कि मैं आपके लेवल का काम भी कर सकता हूँ। और फिर उनकी आंखों में आंसू छलक गए जब उनको उसी प्लांट में एक एक्सपेंशन का काम आया, करने को मिला, विच वाज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हायर देन दैट ऑफ द अमाउंट पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर विद whom ही वॉज वर्किंग। तो उसके लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली सेशन हुआ। उसने कहा जी ये मेरे जीवन का मानो एक सपना सा पूरा हो गया कि भी मैं जिस जगह पे काम करता था एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में एज एन एम्प्लॉई, और जितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को मिला था उससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे आज उसी कैंपस में मिल गया है। तो आज वो अपने आप में एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि ये पैशन के ऊपर है। अगर मन में पैशन है, देखिए सभी लोग अपने आप में ठीक हैं। पहली बात, अगर मुझे लगता है कि मैं एक एम्प्लॉय ठीक हूँ और मुझे कंफर्टेबल लाइफ इसी में दिखाई देती है तो वो अपनी जगह पे ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर मैनेजरल स्किल्स ज़्यादा है और मैं एक अच्छा मैनेजर हो सकता हूँ तो मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर होना है तो भी मैं उतना ही ठीक हूँ। ये टोटल विलिंगनेस पे फ़र्क पड़ता है, उस व्यक्ति के अंदर खुद के प्रति कितना विश्वास है। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन देन यू कैन, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कांट देन यू कांट। तो अगर उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो डेफिनेटली कर ही लेगा। अगर वो उनको लगता है कि मुझसे पूछूं या किसी और से पूछूं कि क्या मैं कर लूँगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हुआ अपने ऊपर, खुद के ऊपर कन्विंस होना कि मेरे अंदर ये ना सिर्फ ये पैशन है, मेरे अंदर वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं कम में गुजारा करने को तैयार हूँ। अब वो ये सोचे कि एंटरप्रेन्योरशिप में तो ज़्यादा पैसा आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और शुरुआत में तो बिल्कुल शुरुआत में आता नहीं है, नेगेटिव होता है। मुझे 36 घंटे काम करना होगा, मुझे 48 घंटे लगातार काम करना होगा, मुझे सोना है या नहीं है ये मेरा काम डिसाइड करेगा, मुझे उस काम के लिए जीना है। अगर उनके मन में ये विचार है कि मैं अपने ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए उस बिज़नेस में आना चाहता हूँ, उस एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर मैं अपने पैशन के लिए आना चाहता हूँ और मुझे भी कुछ करने का एक जज्बा पैदा हुआ है तो वो डेफिनेटली कर लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है यहाँ पे। तो आपकी बातों ने एक्चुअली ये प्रूव किया है कि अगर आप सही लोगों की संगति में रहेंगे जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जो आपको लेकर जा सकते हैं कहीं आगे तक, और जो आपके दिल में एक जज्बात है उसको एनकरेज कर सकते हैं, तो
आप भी कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, जोर के साथ बोलिएगा, भारत माता की।